नंबर 8.5 और हम इस फेज़ का नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का लगभग लास्ट न्यूमेरिकल कर रहा हूँ मैं अभी इसमें कैविटीज़ वाला। इसके अंदर आप न्यूमेरिकल के अंदर देखो कि हमने पॉइंट कहाँ लिया है जिसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो इस कैविटी के अंदर है। कहाँ पे है? इस कैविटी के अंदर ये वाला पॉइंट है। इसका डिस्टेंस इसके सेंटर से R1 है, इसका डिस्टेंस इसके सेंटर से R2 है और इन दो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस L है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपकी। इस बड़े वाले स्फीयर का रेडियस R1 है, छोटे वाले स्फीयर का रेडियस R2 है। दिस इज़ अगेन अ कैविटी जिसके अंदर चार्ज नहीं है और सब चार्ज कहाँ है? यहाँ है, देख रहे हो। और फिर हम क्या करते हैं, आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि हम क्या करते हैं। हम इस बड़े स्फीयर को, हम इस डायग्राम को हम मानते हैं कि ये इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए बड़ा स्फीयर एंड ए छोटा स्फीयर। छोटे स्फीयर में नेगेटिव नेगेटिव डाल देते हैं और बड़े स्फीयर में सारे पॉजिटिव डालते हैं। क्योंकि आपने क्यों नेगेटिव डालना पड़ा? क्योंकि आपने उस जगह भी पॉजिटिव डाला जो जहाँ पे कुछ नहीं था। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पे अगर आपने पॉजिटिव डाला तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको ये नेगेटिव डालना पड़ेगा। ये कहानी हम बड़ी देर से कर रहे हैं, आपको ये क्लियर होनी चाहिए। एक दो बातें और इसमें और डिफरेंस क्या है, एक बार पॉइंट कहाँ है? कैविटी के अंदर। और दूसरी कहानी ये कि जब मैं बड़ा स्फीयर और छोटा स्फीयर लूँगा तो ये वाला पॉइंट दोनों के अंदर आया। ध्यान देना, जब बड़ा स्फीयर लूँगा, जब मैं इस कैविटी को भूल जाता हूँ, कैविटी है ही नहीं, ठीक है। बड़ा स्फीयर लिया जिसके अंदर कैविटी है ही नहीं, ठीक है। फिर तभी तो उस कैविटी को ख़त्म करने के लिए हम सेपरेट एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है। तो इस बड़े चार्ज के अंदर ही है, ये बड़े स्फीयर के अंदर ही ये वाला पॉइंट है और छोटे स्फीयर के तो अंदर है ही है। तो दोनों में अंदर वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि ρr/3ε0 वाला फार्मूला लगेगा। एक बात ये क्लियर करनी है। दूसरी बात ये कि अभी तक जितने भी पॉइंट हम ले रहे थे वो सब अलोंग, दोनों के साथ डायरेक्शन का पंगा नहीं था, प्लस माइनस था। क्योंकि जब देखो, जब वेक्टर्स में भी ना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, और तुम्हें बड़े अच्छे से मालूम है कि अगर मैंने एक वेक्टर इधर 5 है, किसी 5 न्यूटन मान लो फोर्स वाला, इधर 3 न्यूटन है, तो मुझे कोई वेक्टर लॉ थोड़ा ना लगाना पड़ेगा। मैं सीधा बोलूँगा आंसर इज़ 2 न्यूटन। जब एंगल 180 डिग्री हो या एंगल 0 डिग्री हो तो या तो प्लस करो या तो माइनस करो। तो जो अभी तक दो प्रॉब्लम्स की उसके साथ ऐसा ही था कि एंगल 180 डिग्री बन रहा था। लेकिन इस बार मैंने जानबूझ के पॉइंट कहाँ लिया हुआ है? इस बार पॉइंट लिया हुआ है इधर ऊपर, ठीक है, ऊपर। मतलब कि ये अलोंग दोनों के साथ सेम डायरेक्शन नहीं बना रहा है। तो अब इधर कैसे करेंगे? इधर हमें लगाना पड़ता है थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट। ध्यान देना जरा, आपको मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव, यहाँ पे सारा जगह पॉजिटिव चार्ज है इस बड़े स्फीयर में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी डैट इज अलोंग, क्या? डैट इज अलोंग R1। मतलब ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये बाहर की तरफ, मतलब ये एक ही बात है ये, ठीक है। और जो इसकी डायरेक्शन होगी किसकी? दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ऐसी होगी, समझे आप? ऐसी होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। देखा, देखो, EP डैश की डायरेक्शन ऐसी होगी, EP डबल डैश की डायरेक्शन ऐसी होगी। और बड़े अच्छे से मालूम है आपको, अगर मैं इन दोनों का सम लूँ तो दिस इज़ L वेक्टर। तो अगर मैं इन तीनों को वेक्टर्स में लिखूँ, ये ऐसा आया, ये ऐसा आया, तो क्या दिस प्लस दिस ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये है या नहीं? L वेक्टर। ये हो गया R1 वेक्टर, ये R2। अब आपकी मर्ज़ी, आपने R2 की डायरेक्शन ये लेनी है या ये लेनी है, ठीक है। अगर आपने R2 की डायरेक्शन ये मानी है तो आपको मानना पड़ेगा कि जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो -R2 में है। वही मैंने किया हुआ है, देखना ज़रा ध्यान से। मैंने देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फुल स्फीयर यानी EP डबल ET डैश, ये मैंने लिखा R1 वेक्टर लिखा। यहाँ पे भी इसीलिए वेक्टर डाला, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। अभी तक मैं वेक्टर नहीं डाल रहा था क्योंकि वेक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपको रीज़न बताया मैंने। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपका जो R1 है, R1 के अलोंग है इसकी डायरेक्शन। और R1 मैंने कहाँ लिया है? देखो मैंने बनाया भी है R1। R2 कहाँ लिया है? यहाँ लिया है, ठीक है, इधर लिया है एरो। तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? इधर, टूवर्ड्स द सेंटर। नेगेटिव चार्ज के केस में टूवर्ड्स द सेंटर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और पॉजिटिव चार्ज के केस में अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। दिस इज अवे फ्रॉम द सेंटर, दिस इज टूवर्ड सेंटर, यानी कि जो मैंने डायरेक्शन मानी है उससे क्या है? उल्टी, इसलिए मैंने -R2 लिखा है। बट कोई ज़रूरत नहीं है -R2 लिखने की। अगर तुम क्या करो, अगर तुमने R1 ऐसा लिया, R2 की डायरेक्शन शो कर दो एग्जामिनर को कि भाई मैं R2 ये ले रहा हूँ और R1 ये ले रहा हूँ, ठीक है, तो फिर आप इसको प्लस लिख सकते हो। लेकिन जिसने R2 को ऐसा माना होगा तो उसको क्या लिखना पड़ेगा?
-R2, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली मुझे सामने दिखाई दे रहा है इधर कि जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, R1 मतलब E1 ये हो गया, E2 की डायरेक्शन ये हो गई, तो इनका नेट इधर आया ना, तो नेट इज़ ये वाला, तो ये किसके अलोंग है, एल वेक्टर के अलोंग है। अब एल वेक्टर भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई एल वेक्टर मैं इसको मान रहा हूँ, इसको नहीं, ठीक है, इसको मान रहा हूँ। अगर जो इसको मानेगा तो उसको -L लिखना पड़ेगा। तो ये इसकी कहानी है, जो इसका आंसर आया इसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको याद भी कर लो तो बेटर रहता है, ठीक है। तो क्या आया, कैविटी के अंदर पॉइंट था, तो कैविटी के अंदर जब पॉइंट आएगा तो दिस इज इक्वल टू दिस, वेरी सिंपल, एल वेक्टर। थैंक यू वेरी मच।